पे बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस की आप बात करते हो। उसके उलट जो हियर से एविडेंस है, हियर से मतलब है कि जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य, मतलब अन्य व्यक्ति से उसने कोई बात सुनी है, उसके आधार पर वो कोई साक्ष्य दे रहा है, तो वो रेलिवेंट तो हो सकता है, बट लेकिन इतना रिलायबल नहीं होता है। अब ये देखते हैं कि ऐसे कौन सी परिस्थितियां होंगी जिसमें हियर से यानी कि जो सुनी सुनाई जो बातें हैं वो अपने आप में रेलिवेंट हो सकती हैं। तो वहां जाकर के जो डाइट डिक्लेरेशन है, इट इज द एक्सेप्शन ऑफ हियर से एविडेंस, यानी कि जो डाइट मरते हुए किसी अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, सेक्शन 32 का जो क्लॉज 1 है, वहां क्लॉज 1 में कह रहा है कि इफ इट रिलेट्स टू हिज कॉज ऑफ डेथ, मरते हुए व्यक्ति ने वो अपने मृत्यु के कारणों से बताया, कारणों को बताया कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है। तो कायदे में तो अगर मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को चाकू मारा है, तो जिस व्यक्ति के चाकू लगा उस व्यक्ति का एविडेंस ही आने चाहिए, डायरेक्ट एविडेंस तो ये होगी। लेकिन अगर वो मरने से पहले डॉक्टर को ये बता देता है कि हर्षित भारद्वाज जी ने चाकू मारा है, तो उस स्थिति में जो डॉक्टर साहब जो गवाही देंगे, जो साक्ष्य देंगे, वो हियर से का एक्सेप्शन होगी, यानी कि हियर से एविडेंस होगी, इसलिए वो रेलिवेंट होगी। आबिदा। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपने किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन की कोई भी पब्लिश बुक, कोई भी रिसर्च, कोई रिपोर्ट, अगर डॉक्यूमेंट है, उसको प्रूफ करने के लिए, अगर मतलब आपने कहा था कि जिसने वो पब्लिश करवाई है, जिसका वो ओपिनियन है, वो अगर मर जाता है पर्सन और उसकी जगह पर कोई और आके देता है तो वो ओरल एविडेंस होगा। लेकिन सर अगर वो अलाइव है तो फिर वो ओरल एविडेंस तब भी होगा, तब तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा सर। देखो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, जो आपका मौखिक साक्ष्य हमेशा प्रत्यक्ष होना चाहिए, सीधे सीधे से होना चाहिए। अब ये कहते हैं कि ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस, सभी मामलों में जो आपका मौखिक साक्ष्य है, साक्ष्य वो डायरेक्ट होना चाहिए, सीधे सीधे से होना चाहिए। यानी कि इसका कहने का मतलब है अगर ये किसी ऐसे तथ्य से संबंधित है जिसे देखा जा सकता हो, देखा गया हो, तो उस व्यक्ति का होना चाहिए जो ये कहता है उसने देखा है। या अगर किसी ऐसे तथ्य से संबंधित है जो सुना जा सकता हो, तो उस व्यक्ति का साक्ष्य होना चाहिए जो ये कहता है कि उसने सुना है। या अगर ये किसी ऐसे तथ्य से संबंधित है जिसे महसूस किया जा सकता हो, तो उस व्यक्ति का साक्ष्य होना चाहिए जो ये कहता है उसने महसूस किया हो, चाहे कोई भी मैनर हो। या अगर किसी ओपिनियन की हम बात करते हैं, अगर ये रिलेट करता है किसी राय के ऊपर या उन आधारों के ऊपर जिनके ऊपर वो राय बेस्ड करती है, तो उस स्थिति में ये उस व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए जिसकी वो ओपिनियन है, या वो जो ग्राउंड है, जिन ग्राउंड के ऊपर उस व्यक्ति ने वो ओपिनियन हेल्ड की है, यहाँ पर उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया साक्ष्य बेटा ओरल एविडेंस ही होगा, मौखिक साक्ष्य कहलाएगा। सीधे सीधे से अगर आप ये देखोगे, डॉक्टर कहता है डॉक्यूमेंट्री क्या होगा बेटा? सर? फिर डॉक्यूमेंट्री क्या होगा? अगर मतलब एक एक डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए ही तो वो ओरल एविडेंस दे रहा है। अरे भैया यहाँ पे तथ्य डॉक्यूमेंट को प्रूव नहीं किया जा रहा है, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ओरल एविडेंस है वो क्या है। अभी तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आगे जाएंगे हम। अच्छा, यहाँ तो सीधे सीधे से ओरल एविडेंस से मतलब क्या है। अब दिक्कत तो यही है ना बेटा, प्रॉब्लम ये है, पीछे वाला भूल जाते हो सब। पीछे सीधे सीधे से जब एविडेंस की बात हमने की थी, तो वहां पर दो चीजें बताई गई थी। द एविडेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज ओरल एविडेंस एंड अनदर इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस पे सीधे सीधे से लिखा हुआ था ऑल स्टेटमेंट, यानी कि सभी स्टेटमेंट, जो सभी कथन है किसके द्वारा, which the court permits or required to be made before it, जिनको न्यायालय अपने समक्ष कहने के लिए कहता है और परमिशन देता है, by witnesses in relation to matter of fact under inquiry, किसी साक्षी के द्वारा और ऐसे मामले से संबंधित, ऐसे मामले में जिसके संबंध में कोई इंक्वायरी या जांच चल रही हो, वो क्या मौखिक साक्ष्य कहलाएंगे? नहीं, ओरल एविडेंस कहलाएंगे वो। मतलब सारे कथन अगर मौखिक रूप से कोई व्यक्ति आकर के कह रहा है, तो उस व्यक्ति के द्वारा जो कहे गए कथन है वो ओरल एविडेंस है। जी क्लियर है? यहाँ तक तो जी कोई डाउट है ही नहीं। जी। और फिर वहां पे जब डॉक्यूमेंट आपने पढ़ लिया, ऑल डॉक्यूमेंट विच आर प्रोड्यूसेस फॉर बिफोर कोर्ट फॉर इट्स इंस्पेक्शन, ऐसे सभी दस्तावेज जो कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस किए जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, वे सभी दस्तावेजी साक्ष्य होंगे। दोनों बिल्कुल अलग है।
अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो ओरल एविडेंस है वो किस तरीके का हो सकता है, डायरेक्ट होना चाहिए। और डायरेक्ट में भी वो जो अगर सुनने की बात है जिसने सुना, देखने का तो जिसने देखा, जिसने महसूस किया है तो उसने महसूस किया, और जो अगर ओपिनियन जिस अगर ओपिनियन से संबंधित है तो उस व्यक्ति का ही होगा ओरल एविडेंस, जिस व्यक्ति ने वो ओपिनियन बनाई है, ओपिनियन दी है। जी सर। ठीक है जी सर गॉट इट। भैया, आगे चलूं मैं? सर एक डाउट बता दीजिए, एक वो, हाँ हेलो बोलो कुछ, हाँ कुछ बोलो। सर, ये ओपिनियन पे जो आपने ओरल एविडेंस बताया था, इसका सर एक हाँ, एग्जांपल दे दीजिए प्लीज। ओपिनियन पे देखो ऐसा है बिल्कुल सीधे सीधे से कि आप इस तरीके से मान लीजिए आप साइंटिस्ट हैं और केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं, ये मान लीजिए, या आप ये मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं और काफी ऑपरेशंस आप कर चुके हैं। अब कोई डेड बॉडी आपके सामने लाई गई, अब आपको उसका फोरेंसिक करवाया, जांच करनी है, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे से आप उसके बारे में जब जांच करते हैं, फोरेंसिक उसका करते हैं, तो आप तुरंत एकदम कोर्ट में तो जाते नहीं। जो आप फोरेंसिक या जांच उसकी या कोई भी उसका इंस्पेक्शन करोगे वो अपनी लेबोरेटरी में करोगे, आपका जो क्लिनिक है, आपका जो हॉस्पिटल है उसमें करेंगे आप। तो जिस समय आप वो सारी चीजें, आप वो इंस्पेक्शन और सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, तो वो जितनी भी फाइंडिंग्स है उन फाइंडिंग्स को आप अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे। यानी कि आपकी जो ओपिनियन है, जिस अनुभव के आधार पर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उस निष्कर्ष को, उस रिजल्ट को आप अपनी जो रिकॉर्ड्स है उसमें आपने मेंटेन कर दिया। अब मामला कोर्ट में जब चल रहा है तो अब ये समय आता है कि एक स्थिति ये होती है कि जब प्रोसिक्यूशन विटनेस कॉल किए जा रहे होते हैं तो प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट में वो मेडिकल डॉक्टर भी होता है जिस डॉक्टर के द्वारा वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी गई है कि इस व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से हुई है, या 6 इंची के चाकू से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, या सिर पर हथौड़ा मार करके मृत्यु हुई है। ये चीजें, ये सारी चीजें, ये जो ओपिनियन है इन्होंने अपनी, तो वो क्या, आप जो डॉक्टर्स हैं ये जो निष्कर्ष निकालते हैं, भाई वे कोई भगवान तो है नहीं कि उन्होंने जैसी डेड बॉडी देखी और उनके सामने एक पिक्चर चल गई और इस पिक्चर में वो चीजें दिखाई दी कि जो वास्तव में वो घटना घटी थी, कि पहले पेट में किसी ने चाकू मारा, फिर किसी ने सीधे सीधे से सिर पे हथौड़ा मारा। ये उनके एक्सपीरियंस से जो ये महसूस करते हैं, यानी कि अगर सीधे जो चाकू लगा है तो चाकू का घाव उन्हें, उनके अनुभव होंगे कि जो ना 6 इंची के चाकू से या शार्प वेपन से ऐसी चोट आ सकती है। अगर मान लीजिए कोई बिना धारदार कोई हथियार प्रयोग किया गया है तो उससे जो ना इस तरीके की चोट आएगी। अगर सिर पे किसी भारी भरकम किसी पदार्थ से वार किया गया है तो वहां से वो हिस्सा दबा हुआ होगा। अब ये सारे क्या है, ये उनके एक्सपीरियंसेस है, उस एक्सपीरियंसेस के आधार पर ही वो काउंट करते हैं। मान लीजिए अगर कोई खरोच है, अगर वो नीली पड़ रही है तो किस तरीके से आ सकती है, अगर घूसा मारा है तो किस तरीके से आ सकती है, वो सब क्या है, वो उनकी अपने एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंसेस है, और उन्हीं के आधार पर वो निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष निकाल के उन्होंने भैया अपनी किताब में लिख दिया, अपने जो अपने रिकॉर्ड है उसमें मेंटेन कर दिया। जब विटनेसेस को कॉल किया जाता है तो वहां पे जो मेडिकल एक्सपर्ट है उसकी भी कॉल किया जाता है। कॉल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो उसने रिपोर्ट बना करके दी है, उस डॉक्यूमेंट को, उस साक्षी के द्वारा, जिस व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उस डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए उस व्यक्ति को बुलाया जाना आवश्यक होता है, जिस व्यक्ति ने उसे तैयार किया है, और वो आकर के बताएगा कि हाँ उसने वो तैयार किया, यानी कि उसके जो कंटेंट को है वही आकर अपने ओरल एविडेंस से साबित करेगा। उसका एविडेंस, जब एविडेंस के लिए उसे कॉल कर रहे हैं उस समय वो डॉक्टर साहब मर जाते हैं। तब उस स्थिति में क्या होता है, उसके द्वारा जो रिपोर्ट है, तो ये मान लिया जाता है कि इन जनरल किसी दूसरे को भी कॉल कर सकते हैं, कोई दूसरा आके वो बता सकता है कि जो उनका जो सीधे सीधे से सहयोगी होगा या असिस्टेंट होगा या कुछ और भी होगा, तो उससे वो पढ़वा लेंगे। लेकिन अगर वो चीजें, हम जो ओपिनियन की बात करते हैं वो सेल के लिए है, मार्केट में पब्लिश्ड हो चुकी है, जैसा कि मैंने अभी बताया था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की जब हम बात कर रहे थे, तो वहां पर वो जो किताब है वो उनके अपने अनुभव थे, अपने एक्सपीरियंसेस थे, उस एक्सपीरियंसेस के बारे में उनकी अपनी कुछ ओपिनियंस थी, कुछ दर्शक, देखो इसको ओपिनियन से जोड़ना, जबकि वहां पर उन्होंने केवल उन चीजों का वर्णन किया उस मूवी में जो उन्होंने वहां देखी थी और उनके साथ घटी थी।
यहाँ तो बस आपको जो क्या, इसको बस समझने के लिए इतना देख लीजिए। सपोज कीजिए वो उस व्यक्ति के ओपिनियन है और राय है, उन घटनाओं के आधार पर उसने एक राय ये बनाई थी। अब वो व्यक्ति अगर मर चुका है नहीं, तो उस स्थिति में जो उसके द्वारा पब्लिश्ड किताब है, जो किताब में जो जिन ओपिनियन को सेल किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है, तो उस किताब को एज ओरल एविडेंस, यानी कि उस किताब के जो कंटेंट है उन्हें भी साक्ष्य में ओरल एविडेंस की तरह पढ़ा जा सकता है केवल। नहीं बस समझ में क्यों कुछ अभी तक आ गई सर, बात समझते हैं। अभी तक सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी कोर्ट कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहता है, कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए कहता है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो सर ओरल एविडेंस यानी ओरल एविडेंस नहीं मांगता कोर्ट? अरे बेटा, ओरल एविडेंस तो स्टेटमेंट होते हैं जिनको कोर्ट परमिट मतलब करता है कि आप कहो आकर के। जब देखो सीधा सा है, देखो भैया ऐसा मान लो आप इसे, जब आप मौखिक रूप से कोर्ट में जाकर के आप कोई बात कहते हो, वो ओरल एविडेंस है। आप किसी कागज के माध्यम से कोई चीज कहते हो, वो दस्तावेजी साक्ष्य है। बस इतना सा अंतर है, वही कह रहे हैं सर। है ना, छोटा सा अंतर है। अब इसके बाद देखो भैया आगे चलते हैं। एविडेंस की आप बात करते हो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के संबंध में हमेशा डॉक्यूमेंट को ही महत्व इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके संबंध में कंटेंट की बात तो करेंगे आप। वो देखिए, आप इस तरीके से सपोज कीजिए आपके और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि मैं आपको 5,000 रुपये महीना मकान किराए पर देता हूँ, रेंट एग्रीमेंट हो गया। अब अगर कहीं पे ये डिस्प्यूट आता है, ये विवाद होता है कि मकान किराए पर 5,000 रुपये महीना के किराए पर दिया गया है नहीं दिया गया, मैं मौखिक रूप से कुछ कहता हूँ, उस बात पे इतना रिलाई नहीं किया जाएगा जो डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है, तो इस एग्रीमेंट को उस दस्तावेज के द्वारा ही साबित किया जाएगा। दैट्स व्हाई द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज बेस्ट एविडेंस। अब सीधे सीधे से जब आप 61 की बात करते हो तो कंटेंट की आप बात करोगे डॉक्यूमेंट के। The content of document may be proved either by primary evidence or secondary evidence। जो दस्तावेज की साक्ष्य है, दस्तावेज या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, तो इन दोनों के द्वारा उसे क्या है, साबित किया जा सकता है किसी भी दस्तावेज को। अब यहाँ पे आप देखते हो कि भैया प्राइमरी एविडेंस क्या है, तो 62 सीधा सीधा सा आपका कहता है, तो प्राइमरी एविडेंस का मतलब ये है जो डॉक्यूमेंट स्वयं यानी कि अगर कोई ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट है, ओरिजिनल सेल डीड है, वो ही कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस की गई है इंस्पेक्शन के लिए, तो वो तो क्या कहलाएगी, आपकी प्राइमरी एविडेंस कहलाएगी। यानी कि वेयर, अब इसको एक्सप्लेनेशन में आप देख लीजिएगा, वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स की जब आप बात करोगे, अब देखो इसका आप एग्जांपल इस तरीके से ले लीजिए। कोई पार्टनरशिप डीड तैयार होती है, कोई पार्टनरशिप डीड अगर तैयार होती है, उस पार्टनरशिप डीड के ये मान के लीजिए उसमें 4 पार्टनर है, तो उन चारों पार्टनर्स के पास एक एक कॉपी उसकी जाएगी। अगर एक एक कॉपी इन द सेंस 4 कॉपियां तैयार हो, या कोई सेल डीड होती है तो, और उसके जो ना 4 जॉइंट ओनर है तो 4 तैयार हो सकती हैं। तो वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, यानी कि अगर कोई दस्तावेज कई भाग में एग्जीक्यूट किया गया है, तो प्रत्येक भाग यानी कि जो हर पार्ट उसका वो क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा उस पार्ट का। वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट को आप इस तरीके से लेंगे, जो ये मान लीजिए आपने जो है, दीपक जी ने शायद हो सकता कराई हो, दीपक जी जब आपने 8वीं क्लास में कॉलेज के अंदर फीस जमा कराई, तो फीस जमा करने के बाद वो एक रसीद काट के देते थे आपको, तो वो जो रसीद है वो तो रसीद बुक 2 पार्ट में होती थी,
दोनों ही पार्ट भर लिए जाते थे, एक पार्ट आधा फाड़ करके दीपक जी को दे दिया जाता था। तो यहाँ पर जो ये काउंटर पार्ट है जिसके दो हिस्से हैं, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज, ओनली ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट। यानी कि इसका जो प्रत्येक काउंटर पार्ट है, जिस व्यक्ति के द्वारा उसे एग्जीक्यूट किया गया है, जिस व्यक्ति के द्वारा उस रसीद बुक को लिखा गया है, यानी कि अगर कॉलेज के द्वारा वो रसीद बुक बनाकर रसीद इन्हें बना करके दी गई है, तो उस स्थिति में ये उस कॉलेज के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस होगा। दूसरा आप देख लीजिए, where a number of document are all made by one uniform process। पहले आपने देखा अगर सेवरल पार्ट में है, सीधे सीधे से यहाँ पर। दूसरा आपका काउंटर पार्ट में है, या तो बहुत सारे भाग में बनाई गई या उसका काउंटर पार्ट है, या नंबर मेड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस। यूनिफॉर्म प्रोसेस से ऐसा हो सकता है कि दीपक जी ने एक किताब लिखी और किताब लिखने के बाद वो जब प्रिंटिंग में गई है, इन केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द रेस्ट। यानी कि एक किताब की कॉपी उस बाकी दूसरी किताब की जो कंटेंट है उस कंटेंट का प्राइमरी एविडेंस होगी। अब एक इस तरीके से मान लीजिए आपकी जो ना चार अलग अलग बेयर एक्ट आपने लिया, अलग अलग इन द सेंस, एक सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का बेयर एक्ट हर्षित जी लाए, एक सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का बेयर एक्ट दीपक जी लाए, एक का सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का बेयर एक्ट जो है आपके श्रेयांश जी लेके आए, एक सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का बेयर एक्ट मनीष जी लेकर के आए, और सभी जो है चारों ने एक साथ वो डॉक्यूमेंट जो बेयर एक्ट परचेज कर लिए, सभी ने बराबर पैसे भी दे दिए। अब एक साथ जब वो बैठ के देखेंगे तो सभी में एक सा वो लिखा मिलेगा। तो यहाँ पर यही माना जाएगा कि अगर जो एक बेयर एक्ट है, बाकी जितने भी बेयर एक्ट उस ईयर में पब्लिश्ड हुए उन सब का क्या होगा, वो प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी उनके कंटेंट के बारे में। अब देखो आप इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ए पर्सन इज शोन टू हैव बीन इन पोजीशन ऑफ ए नंबर ऑफ प्ले कार्ड्स ऑल प्रिंटेड एट वन टाइम फ्रॉम वन ओरिजिनल। यानी कि जो ताश के पत्ते हैं उसके कब्जे में थे, सारे के सारे क्या है, जितनी भी ताश की गड्डियां थी वो एक ओरिजिनल से सारी की सारी क्या है तैयार की गई थी। एनी वन ऑफ द प्ले कार्ड इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ अदर। जो प्रत्येक प्ले कार्ड है, प्रत्येक ताश की गड्डी है, वो बाकी ताश की गड्डी का क्या होगी, प्राइमरी एविडेंस होगी। बट नो वन ऑफ देम इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल। लेकिन जो ओरिजिनल क्या होगा, जो आपका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था उन ताश के पत्तों का, ताश के पत्तों का जो ब्लूप्रिंट है पहले कंप्यूटर में तैयार किया गया था, अब उस कंप्यूटर में जो तैयार ब्लूप्रिंट है उसके कंटेंट का प्राइमरी एविडेंस वो नहीं होगी, वो केवल प्राइमरी एविडेंस होगी जो ताश के पत्तों की अलग अलग गड्डियां हैं, उन गड्डियों का तो प्राइमरी एविडेंस हो सकती है। लेकिन जिस ओरिजिनल की हम बात करते हैं जहां से उसको प्रिंटिंग के लिए आगे भेजा गया था, कंप्यूटर का एंटर मारा और प्रिंटिंग चालू हो गई, उस स्थिति में जो ब्लूप्रिंट है उसका उसके ओरिजिनल का कंटेंट का प्राइमरी एविडेंस ये नहीं होगी। अब दूसरा ये देखते हैं कि प्राइमरी तो आपने देख लिया, प्राइमरी कौन सी है, जब कोई डॉक्यूमेंट सेवरल पार्ट में एग्जीक्यूट होता है, कोई डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट होता है, कोई डॉक्यूमेंट जो सीधे सीधे से एक यूनिफॉर्म प्रोसेस प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, लिथोग्राफी इन सब से तैयार होता है, वे सब क्या होंगे, प्राइमरी एविडेंस होगी। दूसरा आप देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी एविडेंस। जो सेकेंडरी एविडेंस की अगर हम बात करते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजन हियरअफ्टर कंटेन्ड। यानी कि जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं जो 76 में आप जाकर के देखोगे तो उसमें बताया गया है, तो वे क्या है, द्वितीयक साक्ष्य होगी। एक तो प्राथमिक साक्ष्य होते हैं, एक द्वितीयक साक्ष्य। तो द्वितीयक साक्ष्य कब दिए जाते हैं, जब प्राथमिक साक्ष्य नहीं होता है, जब प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं होगी। उसके लिए भी अभी हम जाके कंडीशन आपको बताते हैं कि किन परिस्थितियों में कोई सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। लेकिन उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर जो सेकेंडरी एविडेंस है वो होती क्या है। उसके लिए आपको सेक्शन 63 क्लियरली बताता है, सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस हियरअफ्टर कंटेन्ड, यानी 76 कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस ये है कि भैया सीधे सीधे से आपने एक रेंट एग्रीमेंट तैयार किया, रेंट एग्रीमेंट की जो फोटोकॉपी की मशीन पर लेके गए और वहां लिखा और उसकी 4 कॉपियां निकाल दी। अब ये जो चारों फोटोकॉपी, जो ये आपकी जो 4 फोटोकॉपी है, ये क्या है, आपकी सेकेंडरी एविडेंस होगी। किसकी, उस ओरिजिनल की जो किसी मैकेनिकल प्रोसेस से तैयार की गई है, which in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies। दूसरा,
कॉपी इज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, यानी कि आपने रेंट एग्रीमेंट देखा और रेंट एग्रीमेंट को देख करके हूबहू अक्षरों से हाथ से दूसरा तैयार कर दिया। अभी जो दूसरा तैयार किया गया है इसको देखो आप इस तरीके से भी लेंगे। अब मान लीजिए आपने जो है एक एफआईआर दर्ज करानी है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपके पास दो कॉपी अधिकतर होते हैं कि उसकी एक फोटो कॉपी रिसीव करा के लेते हैं, रिसीविंग कॉपी लेते हो आप उसकी। अब रिसीविंग कराने के लिए या तो ये कि आपने एक तैयार किया दूसरे की फोटो कॉपी करा ली। सपोज कीजिए आपके पास फोटो कॉपी की मशीन उपलब्ध नहीं है और कोई प्रिंटर वगैरह भी उपलब्ध नहीं है, हाथ से लिखोगे, तो उसके लिए ये करते हैं हमेशा कि एक कार्बन कॉपी लगाते हैं और उसके नीचे एक और पेज लगा कर लिखना शुरू कर देते हैं। अब ये मान लीजिए आपके पास कार्बन भी नहीं है जिसकी वजह से आप जो है दूसरी कॉपी को तैयार कर सके हाथों हाथ, तो आपने क्या काम करा, एक एफआईआर पहले लिखी और फिर उसे देख करके दूसरी तैयार कर ली। अब जाकर के थाने में थी और उसने एक अपने पास रख ली एज ओरिजिनल, दूसरी एज कॉपी उसे रिसीविंग करके आपको दे दी। अभी जो दूसरी कॉपी है आप ये मान के चलिए सेकेंडरी एविडेंस होगी उस ओरिजिनल का जो आपने वहां दर्ज कराई है, समझने के लिए केवल, यानी कि ओरिजिनल को कंपेयर करके जो आपने दूसरा दस्तावेज तैयार किया है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एविडेंस, जो उसे कंपेयर करके ओरिजिनल के साथ तैयार किया। काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, यानी कि आपने अभी पीछे रसीद बुक देखी थी, अगर जिस व्यक्ति ने किसी रसीद बुक को तैयार किया है तो जिस व्यक्ति ने उस रसीद बुक को तैयार किया गया था उस व्यक्ति के अगेंस्ट तो ये जो काउंटर पार्ट है ये प्राइमरी एविडेंस होगा क्योंकि वो एग्जीक्यूटेंट है उसका। लेकिन जो दीपक जी हैं, इन दीपक जी के अगेंस्ट जो दूसरा फॉइल है, ये जो काउंटर फॉइल का जो दूसरा पार्ट है ये इनके खिलाफ सेकेंडरी एविडेंस होगा। अब पांचवा आप देख लेते हैं, ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट, यानी कि किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में कोई ओरल साक्ष्य दिया जा सकता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो ये कहता है कि उसने वो खुद देखा है। ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। अनिश जी अभी सभी करूंगा अभी, अनिश जी बताएं एक सेकंड, सॉरी हाँ बताएं सर। अभी आपने जो बताया कि अगर किसी बंदे ने नीचे कार्बन कॉपी रख दी और अगर उस पर लिखना शुरू कर दिया तो जो नीचे वाला होगा वो सेकेंडरी माना जाएगा ना? प्राइमरी एविडेंस होगा भैया पहले वाले का। नहीं, मैं क्या किया, मैंने अनीश चोपड़ा लिखा एक पेज पे, उसके नीचे कार्बन लगाया, वो कार्बन पे अनीश चोपड़ा आ गया, ठीक है सर। अबे चाचा मेरे, पहले हमने पढ़ा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट सेवरल पार्ट्स में तैयार किया जा रहा है, सेवरल पार्ट में यानी कि उसके 4 पार्ट बनाए जा रहे हैं। अब यानी कि पार्टनरशिप डीड अगर तैयार हो रही है, सपोज करो हाथ से लिख के तैयार करो, तो 4 कार्बन कॉपी इसमें लगाई और जो ना एक एक कॉपी चारों को दे दी, एक कॉपी रजिस्ट्रार क्या वापस रख दी। भाई समझ में? ठीक है सर, समझ गया सर, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो आप इसके इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ए फोटोग्राफ ऑफ एन ओरिजिनल इन सेकेंडरी, देखो आपने जब फोटोग्राफ, अब तो ये है कि सीधे सीधे से फोटो दिखाई देते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है, नेगेटिव आते थे, एक रील चलती थी अलग अलग कंपनियों की, वो पहले नेगेटिव से फोटो तैयार करते थे। ए फोटोग्राफ ऑफ एन ओरिजिनल इज सेकेंडरी, यानी कि उस नेगेटिव से जो फोटोग्राफ तैयार किए गए हैं, तो फोटोग्राफ इज द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ सच नेगेटिव, उस नेगेटिव का ये क्या है, सेकेंडरी एविडेंस है, evidence of its content, though the two have been not compared, जबकि उनमें कंपेयर नहीं किया, if it is proved that the thing photograph was original. A copy compared with a copy of letter made by a copying machine is secondary, यानी कि अगर जो है आपने जो मशीनरी के द्वारा, फोटोकॉपी मशीन के द्वारा उसको कंपेयर करके कुछ कॉपी और तैयार की गई है, वे सारी की क्या है, आपकी जो है सेकेंडरी एविडेंस कहलाएंगी। अब देखो जो कॉपी ट्रांसक्राइब, जिसको आप वर्ड टू वर्ड आपने देख करके लिखा था, फ्रॉम ए कॉपी बट आफ्टरवर्ड्स कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, पहले आपने देख देख के लिख लिया, फिर इसको ओरिजिनल के साथ कंपेयर किया, भैया कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, तो यहाँ पर ये क्या है, उसका सेकेंडरी एविडेंस होगा।
neither an oral account of a copy compared with the original nor an oral account of a photograph or machine copy of the original is secondary evidence of the original. अब अगर आप इनकी एडमिसिबिलिटी की बात करते हैं, एप्लीकेशन मूव फॉर परमिशन टू लीड सेकेंडरी एविडेंस बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट। जो सेकेंडरी एविडेंस है उसको एडमिसिबिलिटी के लिए आप हमेशा जो देखेंगे वो तब दी जाएगी, यानी कि जब कोई जो प्राइमरी एविडेंस है, जो आपका मूल दस्तावेज है, वो खो गया है, वो लाया नहीं जा सकता है। अभी आप कंडीशन देखोगे, प्रेजेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूफ फ्रॉम द फैक्ट प्लीडेड अलाउइंग सेकेंडरी एविडेंस नॉट इलीगल, यानी कि उन तथ्यों को साबित करने के लिए जो विवाद का विषय है और उन्हें साबित करने के लिए अगर सेकेंडरी एविडेंस को आप अलाउ कर रहे हैं तो अपने आप में इलीगल नहीं है। सोमरानी वर्सेस रवि कुमार ने कह दिया टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट आर एडमिसिबल इन एविडेंस, यानी कि अब देखो और जो आपका प्राइमरी एविडेंस की बात करेंगे, मेरे और आपके बीच की जो कन्वर्सेशन है ये क्या है, ये प्राइमरी एविडेंस होगी। इसके लिए जो डायरेक्ट एविडेंस है या तो आप देंगे या मैं देंगे, मैं दूंगा। अब लेकिन हमारे इस कन्वर्सेशन का जो सेकेंडरी एविडेंस होगा वो टेप रिकॉर्डर है जिसमें रिकॉर्ड कर दी गई, तो उस टेप रिकॉर्डर को भी एज सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल किया जाएगा केस 1 वर्सेस संध्या मोहन में। सेक्शन 64 देख लीजिए, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, यानी कि जो दस्तावेज है उसको प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव करके चलेंगे आप। डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस जब तक कि आगे आने वाली सेक्शन 65 की परिस्थितियों के अंतर्गत सेकेंडरी एविडेंस के लिए उसे अलाउ ना कर दिया हो, तब तक क्या है, आप जो है किसी भी दस्तावेज को उसके प्राथमिक साक्ष्य के आधार पर ही साबित करेंगे। और अगर उसे सेक्शन 65 के अंतर्गत उसे अलाउ कर दिया गया है तब उस स्थिति में उसका द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है सेक्शन 65 में। Secondary evidence may be given of the existence, condition or content of a document in the following cases, यानी कि किसी दस्तावेज के अगर अस्तित्व की बात करते हैं, उसकी शर्तों की बात करते हैं या उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं उन सब चीजों की बात करेंगे तो उनसे संबंधित द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। कब, ये जो आगे वाली जो परिस्थितियां हैं, when the original is shown or appears to be in the possession or power, तो यहाँ पर आप इसको देख, इसको मैं एक काम कर दीजिए, ये अलग अलग करके पढ़ना था, ठहरो एक मिनट। देख लीजिए, when the original is shown or appears to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved, यानी कि अगर यह दस्तावेज जिस दस्तावेज के संबंध में हम द्वितीयक साक्ष्य देने की बात करते हैं तो ये उस व्यक्ति के कब्जे में ही है जिस व्यक्ति के अगेंस्ट इसे साबित किया जाना है, या और ऑफ एनी पर्सन out of reach or not subject to the process of court or of any person legally bound to produce it, and when after the notice mentioned in section 66 such person does not produce it, यानी कि या ये तो कोर्ट की पहुंच से बाहर है, कोर्ट के प्रोसेस से बाहर है और उस व्यक्ति के कब्जे में है जो व्यक्ति इसे लीगली बाउंड है और उसे सेक्शन 66 के अंतर्गत नोटिस दिया जा चुका है। नोटिस देने के पश्चात भी उस व्यक्ति ने क्या है, उस दस्तावेज को प्रोड्यूस नहीं किया है, तब उस स्थिति में क्या होगा, जो न्यायालय है उसका सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए क्या करेगा, परमिशन दे सकता है सेकेंडरी एविडेंस के लिए, अन्यथा की स्थिति में नहीं। तो हम याद यही देख रहे हैं कि जब 65 के अंतर्गत कब कब देगा, सीधे सीधे से भैया जब वो जो ओरिजिनल है उस व्यक्ति के कब्जे में है जिसके अगेंस्ट इसे सिद्ध किया जाना है, या व्यक्ति पहुंच से बाहर है, सब्जेक्ट टू द नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, या जो लीगली बाउंड है और उसने क्या है, उसे प्रोड्यूस नहीं किया है। ये भैया मैं आपके सामने तोड़ के इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। एंड व्हेन आफ्टर द नोटिस मेंशन इन सेक्शन 66 सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट।
When the existence, condition or content of the original have been proved to be admitted in writing by person against whom it is proved or by his representative in interest, या उस दस्तावेज के अस्तित्व के संबंध में, कंडीशन के संबंध में या कंटेंट के संबंध में राइटिंग में उस व्यक्ति ने एडमिट कर लिया हो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट उसे साबित किया जाना हो, या उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट ने, उसके हित प्रतिनिधि ने उसे एडमिट किया हो जिनके अगेंस्ट उसे सिद्ध किया जाना है, या जो ओरिजिनल दस्तावेज है वो खो चुका है, लॉस्ट हो चुका है, खराब हो चुका है, और when the party offering evidence of its content cannot for any other reason not arising from his खुद own default, यानी कि या ना तो उसमें उस व्यक्ति की खुद की लापरवाही हो और ना ही खुद की कोई नेग्लिजेंस हो, उनका कोई खुद का फॉल्ट नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में अगर इन दोनों में से किसी कारणवश वे उसे किसी रीजनेबल समय में प्रोड्यूस करने में इनेबल नहीं होते हैं, तब उस स्थिति में उसका द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। और या फिर ये मान लीजिए कि ये भैया इस तरीके का है कि ऐसे संबंध में ऐसा साक्ष्य दिया जाना है, किसी इतिहास के संबंध में साक्ष्य दिया जाना है जिसे मूव भी नहीं किया जा सकता। अब ये मान लीजिए कि पता लगा जो दिल्ली के अंदर एक 500 गज का जो प्लॉट है उसके ऊपर एक मकान बना हुआ है, वो मनीष जी का है, वो अपने आप में सब्जेक्ट मैटर है, अगर उसके संबंध में कोई साक्ष्य दिया जाना है तो वहां पे क्या करते हैं, उस मकान की फोटो दिए खींच करके लगाए जाते हैं सेकेंडरी एविडेंस। अगर उस मकान के जो विवाद की विषय वस्तु है उसको तो लाया ही नहीं जा सकता उठा के, तो यही कह रहे व्हेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच ए नेचर एज नॉट टू बी इजीली मूवेबल, उस मकान को उठा के नहीं ला सकते। या जो ओरिजिनल है वो अपने आप में पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और 74 के अंतर्गत क्या है, आप उसका क्या है सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए। When the original is a document of which a certified copy is permitted by this act, यानी कि सीधे से जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके द्वारा उसकी सर्टिफाइड कॉपी के लिए आपको परमिट किया गया है, और बाय एनी अदर लॉ इन फोर्स इन इंडिया टू बी गिवन इन एविडेंस। When the original consists of numerous account, ये पता लगा कि भैया जो है 1 लाख पेज की एक किताब है, उस स्थिति में वो किताब उठा करके नहीं लाई जाएगी। जो एंट्री से संबंधित यानी कि एक जो ना फॉल्स एंट्री उसमें की है तो उसी के संबंध में उसी की क्या फोटोकॉपी खींच के उसी की सर्टिफाइड कॉपी लगा देंगे। When the original consists of numerous account or other documents which cannot conveniently be examined in court and the fact to be proved is the general result of the whole collection in case, सीधा सा अब देखो A, C और D की अगर हम बात करेंगे, any secondary evidence of the content of document is admissible। A, C, D अगर बात करेंगे तो कंटेंट के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य एडमिसिबल होगा, लेकिन अगर आप B की बात करोगे तो वहां पे रिटन एडमिशन एडमिसिबल है क्योंकि उसके द्वारा एडमिट किया जा चुका है। अगर E और F की बात करोगे तो इसमें सर्टिफाइड कॉपी एडमिसिबल है। 65 में कह दिया अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट की आप बात करोगे तो उन्हें साबित करने के लिए जो प्रक्रिया आपकी 65B में दी हुई है, उस 65B की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आप किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रूव कर सकते हैं। और ये क्या दे दिया 65B में, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट एनी इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कंटेन की गई है, प्रिंटेड है किसके ऊपर, या किसी पेपर के ऊपर, या स्टोर्ड है, या रिकॉर्ड की हुई है, या उसकी कॉपी बना करके रख ली है किसी ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया में, जैसे आपकी या तो सीडी है या हार्ड डिस्क है या उसकी पेन ड्राइव है, बाय अ कंप्यूटर हियर एंड आफ्टर रेफर्ड टू एज द कंप्यूटर आउटपुट। सीधे से क्या है, या तो आपने पेपर पे निकाल के रख लिया वो कंटेंट, या आपने किसी पेन ड्राइव में ले लिए, ये सारी चीजें क्या है आउटपुट है। शैल बी डीम्ड टू बी आल्सो ए डॉक्यूमेंट, वो भी क्या अपने आप में दस्तावेज माने जाएंगे, किसमें, इफ द कंडीशन मेंशन्ड इन दिस सेक्शन आर सेटिस्फाइड इन रिलेशन टू द इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर्स इन क्वेश्चन, उस कंप्यूटर के उस सूचना के संबंध में जिस कंप्यूटर से वो सूचना निकाली गई है। अगर मान लीजिए कोई पेपर प्रिंट होना बताया जाता है कि भैया अनिश जी के कंप्यूटर से प्रिंट हुआ है, तो उस स्थिति में वो अगर सेक्शन 65B की कंडीशन को पूरा कर देगा तो वहां ये साबित माना जाएगा कि ये जो पेपर है उनके कंप्यूटर से निकाला गया है। एंड शैल बी एडमिसिबल इन एनी प्रोसीडिंग, तो किसी भी प्रक्रिया में स्वीकृत किया जा सकता है विदाउट फर्दर प्रूफ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल, यानी कि यहाँ पर उसे कंप्यूटर को उठा कर लाने की जरूरत ही नहीं है।
एज एविडेंस ऑफ एनी कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल, उस जो कंटेंट ओरिजिनल के क्या जो कंप्यूटर है, जो वहां पे जो सिस्टम लगे हुए हैं, उसका कंटेंट क्या है, वो सेकेंडरी एविडेंस आपकी जो आउटपुट जो निकला है ओरिजिनल और ऑफ एनी फैक्ट स्टडी थियरी ऑफ द व्हिच डायरेक्ट एविडेंस वुड बी एडमिसिबल। अब देखो ये कंडीशन की आप बात करोगे, सेक्शन 65 बी के क्लॉज 2 में वो कंडीशन बता दी गई कि किन किन कंडीशन की हम बात करते हैं और किन किन कंडीशन में क्या प्रक्रिया, जो क्या मैनर होना चाहिए जिसके द्वारा इसको आप साबित करते हो। इंफॉर्मेशन वाज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेगुलर कोर्स ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि किसी कंप्यूटर के अंतर्गत जहां से ये द कंप्यूटर आउटपुट कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन वाज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग द पीरियड ओवर विच द कंप्यूटर वाज यूजुअली रेगुलर टू स्टोर प्रोसेस इंफॉर्मेशन। या आप इसको ऐसे देख लीजिए कि भैया कि जो इनकी फीस की डिटेल थी दीपक जी के कॉलेज में, तो कंप्यूटर में सारी की सारी फीड कर दी जाती थी। अब जो 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक सीधे सीधे से वो जितनी भी फीस वहां से आई वो सारी की सारी कंप्यूटर में फीड करते हुए चले गए। तो उस स्थिति में ये पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि उसी कोर्स में उसी टाइम में वो कंप्यूटर में फीड होनी चाहिए, जिस टाइम में फीड हुआ उसका माना जाना चाहिए, यानी कि प्रस्तावित है। Information has been regularly fed up into the computer in the ordinary course of said activities, यानी कि रेगुलरली उसे कंप्यूटर में फीड भी किया जाना चाहिए। थ्रू आउट द मटेरियल पार्ट ऑफ द सेट पीरियड द कंप्यूटर वाज ऑपरेटिंग प्रॉपरली, यानी कि उस प्रॉपर पीरियड में 1 से लेकर 10 तारीख तक जो वो कंप्यूटर है वो अपना प्रॉपरली काम भी कर रहा होना चाहिए। इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिप्रोड्यूस्ड or is derived from such information fed into the computer in the ordinary course of business। और वहां वो जो आउटपुट हमने निकाला तो जो 65 बी के क्लॉज 1 में आपने देखा पेपर पे, हार्ड डिस्क में, किसी कॉपी में, सीडी में, वो सब क्या वो उसके रेगुलर जो कोर्स था ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्रोसीजर था, उसी कोर्ट ऑफ प्रोसीजर में उसे बाहर निकाला तो वो रेलिवेंट होगा। अब इसको खैर आप छोड़ देंगे, सेक्शन 66 पे आप देख लीजिए। सेक्शन 66 कहता है कि जब आप पीछे देकर के आए थे कहां पे, सेक्शन 65 के क्लॉज ए में, क्लॉज 1 में, वहां आपने देखा जब किसी व्यक्ति को धारा 66 का नोटिस दिया गया हो और धारा 66 का नोटिस देने के बावजूद उसने उस प्राथमिक साक्ष्य को प्रोड्यूस नहीं किया है, तो उस स्थिति में जो द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए कोर्ट परमिशन दे देगा। ये कह दिया the secondary evidence of a content of document referred in section 65 clause A shall not be given unless the party proposing to give such a secondary evidence has previously given to the party in whose possession the power of the document is। क्लियर कह दिया कि जो 65 के क्लॉज ए की जब हम बात करते हैं वह सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए जब तक परमिट नहीं किया जाएगा जब तक कि धारा सेक्शन 66 के अंतर्गत उस व्यक्ति को जिसके पावर में वो डॉक्यूमेंट है उसे प्रोड्यूस करने के लिए नोटिस नहीं दिया जाएगा, तब तक उसे परमिशन नहीं होगी। और तो या तो उस व्यक्ति को दे या उसके अटॉर्नी को दे या प्लीडर को दे। देन such notice to produce it as is prescribed by law and if no notice is prescribed by law, यानी कि नोटिस वो दिया जाएगा जो लॉ के द्वारा प्रस्तावित है, प्रेस्क्राइब्ड है, और अगर लॉ के द्वारा कोई प्रेस्क्राइब्ड नहीं है तो उस स्थिति में जैसा कि कोर्ट उसे रीजनेबल समझे। सेकेंडरी एविडेंस ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 65 क्लॉज ए shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given to the party in whose possession the power of the document is or to be his attorney, pleader and such notice to produce it as prescribed by law। सीधा सा, बशर्ते कि जब नोटिस की आप बात करोगे, लेकिन ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें प्रिज्यूम किया जाएगा जहां नोटिस देने की जरूरत नहीं है। Provided that such notice shall not be required in order to render secondary evidence admissible, जहां अपने आप में उस दस्तावेज की हम बात कर रहे हैं जो खुद ही अपने आप में एक नोटिस हो, तो उसका नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अब देखो आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे लीज, तो लीज में आप देखते हैं मंथ टू मंथ लीज, एग्रीकल्चर लीज और परपीचुअल लीज। जो मंथ टू मंथ लीज की आप बात करते हो उसके लिए समाप्ति के लिए 15 दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी होता है। जब आप किसी एग्रीकल्चर लीज की बात करते हैं उसमें 6 महीने का नोटिस दिया जाना जरूरी होता है। अब ये मान लीजिए कि पार्टी को आपने 15 दिन का नोटिस दिया था,
अब उस नोटिस के संबंध में प्रश्न उठता है कि क्या जो आपने जो ओरिजिनल उन्हें दे दिया पार्टी को कि भैया 15 दिन में आप मकान खाली कर दीजिए। अब इवेक्शन के लिए आप जब सूट फाइल करेंगे, पहला जो इशू तय किया जाएगा वेदर द लैंडलॉर्ड हैज गिवन ए 15 days नोटिस टू द टेनेंट। पहला इशू ये तय किया जाएगा कि जो मकान मालिक है क्या उसने 15 दिन का नोटिस उसे दे दिया था। अब यहाँ पर इसको साबित करने के लिए ये जो नोटिस की जो कॉपी वो लगा रहा है, तो वहां पर उसके जो और ये प्रिज्यूम किया जाएगा उसके लिए जो ओरिजिनल जो नोटिस है जो किसके पास गया था, टेनेंट के पास, उसे प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं। When from the nature of the case the adverse party must know that he will be required to produce it। जहाँ केस की और मामलों की जो प्रकृति ऐसी है, जो एडवर्स पार्टी यानी कि एडवर्स होगी, जो विपरीत पक्षकार है, विपरीत पार्टी जिसके अगेंस्ट कोई मामला प्रस्तुत किया गया है, साबित किया जाना है, उन्हें खुद प्रिज्यूम कर लेते हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि वो इसे प्रोड्यूस कर दें। ये मान के चलिए सीधे सीधे से आपकी जो ना रिटन स्टेटमेंट उन्हें फाइल करना है वो नहीं फाइल करते हैं। When it appears to prove that the adverse party has obtained possession of the original by fraud or force, जहां कोर्ट को ये दिखाई देता है कि एडवर्स पार्टी ने जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है उसे बाय फ्रॉड और फोर्स यानी कि जबरदस्ती, डरा धमका कर या धोखे से ले लिया है। When the adverse party or his agent has the original in court, जहां कोर्ट के समक्ष जो है जो एडवर्स पार्टी ओरिजिनल को लेके खुद खड़े हुए हैं, वहां नोटिस की जरूरत नहीं है। When the adverse party or his agent has admitted the loss of the document, जिस जो एडवर्स पार्टी है उसने एडमिट कर लिया कि भैया उसकी खुद की गलती से वो खोए हैं, तब 1166 के नोटिस की आवश्यकता नहीं है, सीधे सेकेंडरी एविडेंस दे दी जाएगी। When the person in possession of a document is out of reach or subject to the process of court, sorry, not subject to the process of court, चाहे वो कोर्ट की पहुंच के बाहर है या कोर्ट के प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आता है, तो उस स्थिति में क्या धारा 66 के नोटिस की आवश्यकता नहीं है।